बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे, हम फौज को ठीक करेंगे, मुझे ये बताओ कि आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, ऐसे ख्वाब भूल जाओ। मैं इन सबको एक पैगाम देता हूँ कि इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी होने लगा। एक दिन पहले अदम एतमाद से डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। आसिफ जरदारी ने एक मेमो गेट हुआ था, अमरीकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो। नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपे टांग रही हैं। इस तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारे लिए काबिल एहतराम है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम यही कहते हैं कि अपने काम से काम रखें। और आज अगर वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके जवाब में वो क्या कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अदम एतमाद मेंबरान की अक्सरियत का मामला है, आराम से रहो। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। आप शायद तस्लीम न करें, सियासी जंग लड़ो। बुकला क्यों गए हो, हवास बाख्ता क्यों हो गए हो, गालियां देने पे क्यों आ गए हो। और बता देना चाहता हूँ, अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे, फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे। जिस कीमत पर भी इसका खात्मा होगा, सियासी मैदान में पुरअमन और कानूनी और आईनी वसाइल के साथ उसके मुकाबले में रहेंगे। और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए। ये साल इंतहाई मुश्किलात का साल होगा और मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इमरान खान साहब इस साल सस्टेन कर पाएंगे। हराम की बातें करते हो, ये छोड़ दो। एटीएम मशीनों के जरिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो, उसका तुम्हें हिसाब देना है। और मैं इससे आगे बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है। और तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये फिक्र न करना, फिर हम उसका जमहूरी और सियासी तौर पर भरपूर मुकाबला करेंगे। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સ્પેશિયલ રિપોર્ટ સાથે હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। શું પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાનની ખુરશી ખતરામાં છે? શું ખુરશી બચાવવા માટે પાકિસ્તાનમાં ઇમરજન્સી જાહેર કરશે ઇમરાન ખાન? આ સવાલો એટલા માટે કેમ કે પાકિસ્તાનમાં ફરી રાજકીય ઉથલપાથલનો સમય શરૂ થઈ ગયો છે। ઇમરાન ખાનની સરકાર વિરુદ્ધ વિપક્ષે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રૂપી બાઉન્સર ફેંક્યો છે, જેના પર 25 માર્ચે ચર્ચા શરૂ થશે। ઇમરાનને ખતરો બહારથી નહીં અંદરથી પણ છે, કારણ કે તેમના મંત્રી અને 24 સાંસદ જ ઇમરાન વિરુદ્ધ બળવાનો ઝંડો લઈને ઊભા છે। ત્યારે આ જ મુદ્દે જોઈએ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ। હિટ વિકેટ થશે ઇમરાન? ઇમરાન સરકારનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ। ઇમરાન હવે થોડા દિવસોના મહેમાન। ઇસ્લામાબાદના રસ્તાઓ પર ફરી ઉતરશે સેનાની ટેન્કો। ઇમરાન વિરોધી વાવાઝોડું બાજવા માટે તક છે? તારામાં જો હોય જનૂન અને જોશ તો હિંમત ન હાર।
પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાનની તહરીકે ઇન્સાફ પાર્ટીનો આ નારો છે. સત્તાનું છેલ્લું વર્ષ આવતા આવતા હવે તે સવાલ છે કે વિપક્ષના વાવાઝોડા સામે ઇમરાન પાસે હવે સત્તામાં રહેવા માટે હિંમત રહી છે. अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ के और इस नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें और इसकी जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं जो कि मुल्क चला सके और हम उसकी मदद करें. फजल रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम. और डीजल इसलिए कि वो डीजल के परमिटों पे पैसे बनाता था. अब ये सुने जरा, फजल रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं. नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजल रहमान डीजल है. पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल. अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं तो मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ. વિપક્ષનું વલણ આક્રમક છે, તેની સાથે ઇમરાનના પોતાના લોકો પણ માથાનો દુખાવો બન્યા છે. ઇમરાન ખાનની પોતાની પાર્ટીના જ 24 સાંસદો ઇમરાન વિરુદ્ધ થયા છે. પોતાના જ સાંસદો જ્યારે પોતાની વિરુદ્ધ થયા ત્યારે ઇમરાન ખાનને સૌથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ત્યારથી જ ઇમરાન ખાનની મુશ્કેલી વધી ગઈ છે. ઇમરાન વિપક્ષના વારને પૈસાનો ખેલ ગણાવી રહ્યા છે. ये पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त काम हो गया, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन. और मैं आपको बताता हूं क्यों हुआ. देखिए, लोगों को कभी ना कभी पता चलना था कि ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है पैसे की, और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए. चोरी का पैसा, क्योंकि ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है, ये या तो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है, इसका मतलब अवाम का पैसा है. सिंध गवर्नमेंट का तो पैसा का मतलब अवाम का पैसा है, और वो भी चोरी का पैसा, क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदने के लिए. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઇમરાન ખાનના બળવાખોર સાંસદ ઇસ્લામાબાદમાં સિંધ હાઉસમાં પીપીપીના કબજામાં છે. हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे इंशाल्लाह ताला. और अपने ज़मीर के मुताबिक हमने सिर्फ इसलिए ये फैसला किया है क्योंकि हमें खान साहब से इख्तलाफ है, और वोट हम अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे. तो इसलिए फ़ैसला किया है कि यहाँ पे क्योंकि पुलिस ने लाजिस पे हमला किया है, आज खान साहब ये गारंटी दे दें इस चीज़ की कि कोई भी MNA जो भी फैसला करे उस पर कोई पुलिस रेड नहीं होगा, कोई पुलिस तशद्दुद नहीं होगा, तो हम आज लाजिस में वापस जाने के लिए तैयार हैं. हमें कोई इस पर वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं उधर लाखों का मजमा होगा, उसमें से गुजर के जाना पड़ेगा. कैसे जाएंगे आप? मैं फवाद चौधरी को जप्पी डाल के जाऊंगा. उनसे मैं पूछने की तो जरूरत नहीं है, वो हमारा बरखुरदार है. यही बढ़के हैं. अब हमें वो गधे खच्चर और घोड़े कहेगा जिसको, तो फिर उनसे अच्छाई की तो क्या रखेगा. ऐसी जबान तो इस्तेमाल सियासतदान को नहीं करनी चाहिए. વિપક્ષની એકતા અને તહરીકે ઇન્સાફ પાર્ટીમાં બળવો થતા પીપીપી પાર્ટી ખુશ છે. ઇમરાનને પણ આ વાતની ખબર છે, માટે ઇમરાને બળવાખોરોને મનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. માટે જ ઇમરાન ખાને રેલીમાં બળવાખોરોને તે સંદેશ પણ આપ્યો છે કે જો બળવાખોરો પાછા ફરે તો તે તેમને માફ કરવા પણ તૈયાર છે. मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए. हम सबसे गलतियां हो जाती हैं. अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है. मैं क्या चीज हूं? मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूं. बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है. लेकिन फिर से आखिरी में बात कहूंगा, खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना, ये गलती ना करना. હંમેશાની જેમ ઇમરાન ખાને પોતાની સરકારને અસ્થિર કરનારાઓને ચોર ડાકુ કહીને સંબોધ્યા. एक तरफ
पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू वो सब इकट्ठे हो गए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया। इन डाक જો કે આ તરફ સિંધના સૂચના પ્રસારણ મંત્રી અલ્તાફ અતા સઈદે ઇમરાન ખાન પર મોટો પ્રહાર કરતા પોતાના જ પ્રધાનમંત્રીને પાગલ અને જનૂની કહી દીધા। तुम शादियों में नहीं जा सकोगे, इसका मतलब ये लोगों को कह रहा है अगर नजर आए तो हमले करो। कह रहा है तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, इसका मतलब ये है कि उनके बच्चों पर स्कूलों में हमले करो। और ये कह रहा है कि उनके बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे। मतलब इस तरह की बातें करने पर मैं वजीर आजम को पागल ना कहूं तो और क्या कहूं? मैं वजीर आजम को जुनूनी ना कहूं तो मैं क्या कहूं? मैं वजीर आजम को इस मुल्क में अनारकी और बदअमनी फैलाने वाला आदमी ना कहूं तो और क्या कहूं? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आदमी घबराहट से, बौखलाहट से, सटपटाहट से निकल के पागलपन की इंतहा पे पहुंचा हुआ है। પાકિસ્તાનની નેશનલ એસેમ્બલીમાં 25 માર્ચના રોજ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવશે। પાકિસ્તાન મુસ્લિમ લીગ નવાઝ અને પાકિસ્તાન પીપલ્સ પાર્ટીના 100 સાંસદોએ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની નોટિસ આપી હતી। સરકાર તરફથી અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ ન આવે તે માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવવામાં આવ્યું। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम आपको वापस लाने के लिए तैयार हैं, आपको माफ़ कर देंगे, ये कल उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है। तो इसलिए दरवाजे हमने खोले हैं और जो अवाम ने आपका सिर्फ सियासी बॉयकॉट नहीं करना, अवाम ने आपका सोशल बॉयकॉट भी करना है। और ये चोर जो हैं जो इकट्ठे हो गए हैं सारे 3 स्टूजेस, इनको इंशाअल्लाह ताला कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। પાકિસ્તાનમાં વિપક્ષનો ચહેરો મરિયમ નવાઝે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પહેલા ઇમરાન ખાન પર મોટો વાર કર્યો છે। મરિયમે લોકોને અપીલ કરી છે કે જ્યારે પણ ઇમરાન આવે તો ટીવી બંધ કરી દે। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। जो शख्स रूहानियत को रूहानियत कहता है, जो शख्स खातमुन नबीन अपने हल्फ में नहीं कह सकता, उसको क्या ये हक हासिल है कि वो दूसरों पे तनकीद करे? मैं बतौर माँ अपनी पाकिस्तान की माँओं से ये गुजारिश करती हूँ कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न ख़राब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीज़ी करता है और बदतमीज़ी की तरगीब देता है तो अपने बच्चों को काइंडली वहाँ से उठा दिया करें। હવે સવાલ તે છે કે ઇમરાન ખાન શું કરશે? ઇમરાન ખાન પણ સરકાર પાકિસ્તાનમાં અત્યારે બધા જ એક જ સવાલ પૂછી રહ્યા છે કે શું બચશે ઇમરાનની ખુરશી? પાકિસ્તાનમાં ઇમરાનની ખુરશી ખતરામાં શું પડી કે તેમને હવે ભારત યાદ આવી ગયું? ભારત વિરુદ્ધ સામાન્ય રીતે ઝેર ઓકતા પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રીએ ભારતની વિદેશ નીતિના વખાણ કર્યા। ત્યારે સવાલ થાય છે કે ખુરશી ખતરામાં છે ત્યારે ઇમરાન ખાનને ભારતની વિદેશ નીતિના વખાણ કરવાની કેમ જરૂર પડી? साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। ઘરમાં ઘેરાયેલા ઇમરાન ખાનને ભારતની આવી યાદ। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવના સંકટ વચ્ચે ઇમરાન ખાને ભારતની વિદેશ નીતિના ખુલીને વખાણ કર્યા છે। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं।
क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की। ઇમરાન ખાન પર દબાણ વધારવા માટે પહેલા પાકિસ્તાન પીપલ્સ પાર્ટીએ ઇસ્લામાબાદમાં OISના શિખર સંમેલનને રોકવાની ધમકી આપી હતી, જેથી ઇમરાન ખાન સરકારની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ફજેતી કરવામાં આવે. પણ જે રીતે ઇમરાન સરકારે વિપક્ષી પાર્ટીઓને પાઠ ભણાવવાની ધમકી આપી, તેનાથી પાકિસ્તાન પીપલ્સ પાર્ટીએ યુ ટર્ન લેવાની ફરજ પડી. 14 दिन की मुद्दत उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है. ये हमारी दरख्वास्त थी अदालत उज़्मा के पास. और फिर उन्होंने 25 मार्च को इजलास बुलाया है, जो कि यकीनन 14 जो दिन गुजरे हैं उसके गुजरने के बाद उन्होंने बुलाया है. आप जानते हैं कि OIC की कॉन्फ्रेंस की आमद है. कल इजलास शुरू हो जाएंगे. मुत्तहिदा अपोजिशन ने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि ये जो आ रहे हैं इस्लामी ममालिक से, हमारे भाई हैं. पूरी कौम उनके लिए फर्श राह है. पूरी कौम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कह रही है. हमने तो अपना जो लॉन्ग मार्च है 23 मार्च का, उसको मुअख्खर कर दिया OIC की कॉन्फ्रेंस के लिए. इसीलिए हमने कहा था कि इन 22 और 23 तारीख के दौरान जो कॉन्फ्रेंस होगी, हम इसके लिए माहौल को हर सूरत पर अमन बनाएंगे. OIS શિખર સંમેલન પાકિસ્તાનમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે આયોજિત થાય તે માટે વિપક્ષે સહકારની ખાતરી આપી છે. એટલે ઇમરાન ખાન પરથી એક આફત તો ટળી છે, પણ ઇમરાન ખાનના માથે મુશ્કેલીઓ અપાર છે. पॉलिटिशियन का ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पैसे लेके अपनी दूसरी तरफ चला जाए, फ्लो क्रॉस करे. कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता. उनकी जमहूरियत के अंदर अगर किसी कोई कोशिश भी करे पैसे देने की किसी को खरीदने के लिए, उसको इतना खौफ होगा कि वो अगर वो पकड़ा गया तो माशरा उसको कभी माफ नहीं करेगा. यानी उनको इतना खौफ है कि अवाम का इतना डर है कि उनकी जमहूरियत के अंदर एक अवाम के खौफ की वजह से किसी की मजाल नहीं है कि जाके इस तरह की हरकतें करे जो सिंध हाउस में हो रही हैं. ઇમરાન સરકારને ટેકો આપનારા 24 સાંસદ ઇમરાનની ટીમમાંથી બહાર જવા માંગે છે. એક તરફ સરકાર સામે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ છે, બીજી તરફ આર્મી ચીફ જનરલ બાજવાએ પણ ઇમરાન સરકારને બચાવવાને લઈ હાથ અદ્ધર કરી દીધા છે. જો આવું થયું તો ઇમરાન સરકારનું હિટ વિકેટ થવું નક્કી છે. સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.